अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना। उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक बताया था, जो इंसिडेंट हुए जैसे हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में बात हुई। आज हम बात करेंगे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में 1968। तो ये लेक्चर इतना लेंथी नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, बट यहाँ पर आपको टास्क मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला, in the late 1960s, younger generation of scholars gathered at Minnowbrook under the patronage of Dwight Waldo। ये चीज सबको समझ में आई कि मिनोब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट कब होती है, 1968 के अंदर होती है। और उन्होंने जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, गिवन्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी का मतलब कि जो ऑर्थोडॉक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको प्रिंसिपल्स बताया, ये उनको चैलेंज करते हैं। दूसरा, देयर वाज स्टडी डिक्लाइन इन कमिटमेंट ऑफ अमेरिकन टुवर्ड द इंस्टीट्यूशन सच एज चर्च, फैमिली, मीडिया, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो कैसे एनपीए की शुरुआत होती है, वो चीज मैंने आपको बताई, राइट। एनपीए है क्या? एनपीए में 4 थीम डिस्कस हुई, और ये वो थीम है जो इसको ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग बनाती है। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही मैकेनिस्टिक थी। मैकेनिस्टिक से मतलब है कि बहुत ही टू द पॉइंट बात करना उसका मेन मकसद था, जो उसको कहा गया वही इम्प्लीमेंट किया जाता था। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को रेलेवेंट बनाने की बात करेंगे। रेलेवेंट से मतलब ये होता है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम कर रहा है, वो सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से रेलेवेंट तो हो। सो इट्स अ री इंटरप्रिटेशन। जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट वाज इंटरेस्टेड इन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड, जो एनपीए था, इट डिस्कवर्ड दैट डिसिप्लिन इज लेस कंसर्न्ड अबाउट कंटेम्प्रेरी इशू। कंटेम्प्रेरी इशू मतलब कि जो चीजें चल रही हैं, कंटेम्प्रेरी है, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं है। एनपीए डिमांड करता है कि हमें कैरिकुलम के अंदर रेडिकल चेंजेस लाने होंगे, सो दैट वी कैन फैसिलिटेट द मीनिंगफुल स्टडीज, ठीक है। सेकंड आता है जी वैल्यूज। ये वाली चीज है ना, जो मैंने आपके साथ एक पीडीएफ जरूर शेयर करी होगी, वो दे रखी है, तो आप एक बार उसमें से ये टॉपिक जरूर पढ़ें। वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब कि पहले वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन थी, अब उनको वैल्यू एड वाला बना दिया गया। देन कम्स दी सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर एटलीस्ट हम एक अच्छी सिचुएशन बना सकें। भी अगर हम इक्वलिटी नहीं ला सकते तो जस्टिस तो ला ही सकते हैं ना। तो इक्वालिटी प्लस जस्टिस को ही इक्विटी, मतलब लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए, इक्विटी होती क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वही वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि इक्विटी क्या है, इक्विटेबल क्या है। इसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। वर्ड है हमारे पास इक्विटी, तो इसका मतलब होता है इट इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, तो मतलब जस्टिस आया ना यहाँ पे, वही चीज मैं बता रही थी कि इक्वालिटी हो ना हो, जस्टिस जरूर होना चाहिए, वही तो इक्विटी है। तो यहाँ पर सोशल इक्विटी की बात करेगी, सोशल इक्विटी की बात करेगी, ये मतलब सोशल जस्टिस की बात करेगी एक तरीके से। एंड चेंज, अगर आपको सोशल इक्विटी चाहिए तो उसके लिए आपको सोशल चेंज लाना होगा, यही इनका गोल था। तो ये 4 गोल थे, मतलब ये इनको अचीव करने थे। गोल क्या होते हैं? जो हमें अचीव करने होते हैं, ठीक है, वो गोल होते हैं। और एक होता है एंटी गोल। एंटी गोल का मतलब कि ये चीजें हमें अचीव नहीं करनी, इन चीजों से हमें बच करके रहना है। वी नीड नो टू अचीव दिस थिंग। यानी कि कुछ एंटी गोल्स हैं भी, जैसे मुझे ऑनेस्ट बनना है, ये मेरा गोल है। मुझे झूठ नहीं बोलना, वो मेरा एंटी गोल है, मुझे वो चीज नहीं करनी, ठीक है। तो एंटी गोल्स क्या क्या थे? एंटी गोल्स होता है कि हमें कौन सी वैल्यूज फॉलो नहीं करनी, या ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमें नहीं करना। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी गोलम्बियस्की, एंटी गोल्स आर एंटी पॉजिटिविस्ट,
एंटी पॉजिटिविस्ट, इसके लिए पॉजिटिविज्म का मतलब पता होना चाहिए। तो पॉजिटिविज्म मैंने आपको बताया है, इट इज द अप्रोच दैट रिलाइज ऑन साइंटिफिक एविडेंस। मैं ये कहती हूँ कि आप हायरार्की के अंदर टॉप पोजीशन जो है उसको डिसीजन मेकिंग पावर देनी चाहिए, ये मेरी स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिविज्म कहेगा कि चलो जी, मान लिया आपकी स्टेटमेंट है ये वाली बात, प्रूफ दो, साइंटिफिक एविडेंस दो, तभी हम आपकी बात मानेंगे। ये होता है पॉजिटिविज्म, जब आप रीजन करते हो, जब आप रीजन पूछते हो। ओके, तो एंटी पॉजिटिव मतलब कि हमें सब कुछ लॉजिक पे लेके चलना है। लॉजिक इन द सेंस कि सब कुछ मुझे देखना है कि ये काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कह दूं कि आप कहते हो कि भाई वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करो, जो वीक सेक्शन है, जैसे औरतों के लिए काम करो, आप बच्चों के भविष्य के लिए काम करो, बच्चों की भलाई के लिए काम करो। तो ये क्या है बेसिकली, आप पॉजिटिविज्म वाले कहेंगे कि ठीक है जी काम करेंगे, लेकिन प्रूफ दो, साइंटिफिक एविडेंस दो। तो ये हुई वैल्यू फ्री। और एनपीए क्या चाहता था, वैल्यू एडिशन चाहता था, इसलिए उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू फ्री नहीं होना चाहिए। इस डेफिनेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इट रिड्यूसेस द रिजिडिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट मोर अडेप्टेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा था एंटी टेक्निकल। आपने, जब हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब आपको आइडिया आएगा इन चीजों के बारे में कि क्यों एंटी टेक्निकल उन्होंने बोला था। इन्होंने ह्यूमन बीइंग को कंडेम किया, सेक्रीफाइस टू लॉजिक ऑफ मशीन एंड सिस्टम, कि आप इंसानों को कम समझते हैं, मशीन्स और लॉजिक को, सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। उस चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमंस आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। तीसरा था एंटी ब्यूरोक्रेटिक एंड एंटी हायरार्कियल। एंटी ब्यूरोक्रेटिक मतलब हायरार्की से ब्यूरोक्रेसी को प्रमोशन मिलता है। क्यों, आपकी जितनी भी हायरार्की के अंदर स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, उतनी ही आपकी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्रिएटिविटी कम होती है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम आपका वो जो स्टेटस को है ना, उसको मेंटेन करने में ही चला जाता है। इट किल्स द इनोवेशन एंड ब्रिंग्स द रिजिडिटीज। एनपीए इज स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज बिकॉज देयर इज नो सीरियस पब्लिकेशन आफ्टर द 1971। अच्छा, इसके रिगार्डिंग फ्रैंक मैरिनी और ड्वाइट वोल्डो की बुक आती है। ये जैसे 1968 के अंदर ये सारी मीटिंग हुई, और उसके बाद में फ्रैंक मैरिनी की बुक आती है, और दूसरी आती है ड्वाइट वर्ल्डो की। उसके बाद में कोई भी सीरियस पब्लिकेशन नहीं हुई, कोई भी सीरियस पब्लिकेशन नहीं हुई। तो दैट वाज एन इशू, राइट। फीचर्स ऑफ एनपीए की बात करते हैं। तो पहला तो है जी चेंज एंड रिस्पॉन्सिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। ओके, तभी तो एनपीए लाया गया। रैशनैलिटी, रैशनैलिटी का मतलब होता है कि अगर हमें कोई काम करना है, इफ वी आर एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अगर हमें कोई काम करना है, तो हम सिर्फ अपने या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख रहे, हम सिटीजन की पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देख करके, एनालाइज करके फिर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है रैशनैलिटी। देन कम्स द स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चर में कब चेंज कर रहे हो आप, जो रेलेवेंट सिचुएशन है, जो नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्हीं को फॉलो करने के लिए या उनके हिसाब से आप अपनी स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड देयर इज एम्फेसिस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव and understanding of various approaches including political, management, human relation is essential for its growth. अलग अलग अप्रोचेस हम समझ रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तो उसके ऊपर इन्होंने फोकस करा। अच्छा जी, ये थी आपकी मिनोब्रुक 1। उसके 20 साल के बाद में, यानी 1988 के अंदर मिनोब्रुक 2 होती है। मिनोब्रुक 2 के अंदर क्या चेंज आया वो देखते हैं, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों देखेंगे। मिनोब्रुक 1 ने बेसिकली sought to identify the values and ethics as critical issue of 1970s, बट 1988 के अंदर सोशल एनवायरनमेंट चेंज होता है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा से ज्यादा किया गया, कॉन्ट्रैक्ट आउट करा गया, एंड द वैल्यूज ऑफ पब्लिक पर्पस रिप्लेस्ड बाय एमर्जिंग वैल्यू ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। देखो 1988 तक आते आते एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था, बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका था। कैसे, जो 1968 का इशू था ना, 1968 में जो मुद्दा था, वो मुद्दा था बेसिकली गवर्नमेंट के रोल को लेकर के।
क्योंकि गवर्नमेंट का रोल डिफाइन हो जाएगा, उसके हिसाब से हम एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकले ही थे, अमेरिका बहुत सारी सिचुएशन फेस कर रहा था, ठीक है। 20 साल के बाद में सिचुएशन बहुत बदल जाती है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत डोमिनेट हो चुका है, न्यू लिबरल आइडियोलॉजी देखने को मिल रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कैसा होगा? तो पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे। बहुत सारी ऐसी थीम्स थी जो मिनोब्रुक 1 के अंदर और 2 के अंदर कॉमन थी, जैसे कि एथिक्स, सोशल इक्विटी, ह्यूमन रिलेशन एटसेट्रा। एंड देयर वाज द कंसर्न फॉर सोशल इक्विटी, democratic values, centrality of public administration, and there was need for interaction between journalists and specialists. And public administration became relevant discipline to solve the problem of the society. ठीक है। डिफरेंस क्या था? एक तो ये कि जो स्कॉलर्स थे वो अलग अलग थे। मिनोब्रुक 1 के अंदर जो स्कॉलर्स आए वो थे यंग जनरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर, लेकिन मिनोब्रुक 2 के अंदर जो आए वो मल्टी डिसिप्लिनरी थे, मतलब मल्टीपल डिसिप्लिन से आए थे, अलग अलग डिसिप्लिन से। ओके, सो स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड वर इनवाइटेड। देन देयर वाज इंक्लूजन ऑफ सम थीम्स दैट वर नॉट सो प्रोमिनेंट इन मिनोब्रुक 1, जैसे कि लीडरशिप पे बात हुई, टेक्नोलॉजी पॉलिसी पे बात हुई, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे बात हुई। फर्स्ट इट वाज रेडिकल and confrontational, but second was more practical and respectful to the seniors in profession. तो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस क्या है कि एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे। उस टाइम पे एनपीए आता है, एनपीए या फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आती है। सेकेंड टाइम में थोड़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है, अराउंड द वर्ल्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उस कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पहचान, अपने आप को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। तो इट वॉज मोर प्रैक्टिकल and more respectful to the seniors in the profession. मिनोब्रुक थर्ड होती है 2008 के अंदर, ये होती है रोजमेरी और लेरी के अंदर। ये बेसिकली 2 फेज में होती है। एक तो होता है प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, भी कॉन्फ्रेंस से पहले वर्कशॉप होती है, और एक एक्चुअल में वर्कशॉप होती सायराकूज यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। दोनों जो हुई थी वो भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी, 1 और 2। फेज 2 लेक प्लेसिड के अंदर होता है, और इसमें फर्क समझिए आप, मिनोब्रुक 2 2008 के अंदर हो रही है, और 2008 के अंदर ही फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। पहली बात, 2008 तक आते आते अमेरिका बहुत सारी सिचुएशन फेस कर चुका था, टेरर अटैक, ठीक है, प्लस फाइनेंशियल क्राइसिस, प्लस क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा था, क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑल दिस थिंग, क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा था, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत हो चुकी थी। ये था चैलेंजिंग टाइम। चैलेंजिंग टाइम को बोला गया है यहाँ पे डार्क टाइम्स, ठीक है। तो इस डार्क टाइम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या रहेगा, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो इसने एक क्वेश्चन उठाया कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास गवर्नेंस कैपेसिटी है टू इफेक्टिवली एड्रेस द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट कैरेक्टराइज द डार्क टाइम। मतलब क्या चैलेंजिंग टाइम के दौरान जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास गवर्नेंस कैपेसिटी है या नहीं है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए। क्रिटिसिज्म क्या थे? The main idea behind NPA was propagated earlier. It has been said that there is nothing new in NPA. कुछ भी नया नहीं है। NPA differs from the traditional PubEd in merely responding to the different set of social problem. ये कहते हैं कि NPA ने कुछ और नहीं किया। NPA बेसिकली ट्रेडिशनल PubEd से सिर्फ इतना ही अलग है कि वो अलग प्रकार की प्रॉब्लम से डील कर रहा है। अप्रोच सेम है, आउटलुक सेम है, काम करने का तरीका सेम है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म को काउंटर किया गया बाय द रिमार्क ऑफ जॉर्ज फ्रेडरिक्सन के द्वारा। वो कहते हैं कि किसी भी चीज पे न्यू का लेबल चिपकाना वो रिस्की बिजनेस है, और खास करके जब हम कहते हैं कि ये न्यू, तो न्यूनेस जो है वो हम
बता रहे हैं आइडियाज, थॉट, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में। न्यूनेस थ्रेड्स में नहीं होती, कभी भी नहीं होती। न्यूनेस होती है कि किस तरीके से फैब्रिक को बुना गया है और किस तरीके से उस फैब्रिक को हम यूज करने वाले हैं। वैसे ही मुद्दा ये नहीं है कि आपने, आपकी जो थ्योरी है वो नहीं है, या फिर आपने आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने सेम इंस्टीट्यूशन का यूज किया, आपने अपनी थ्योरीज को कैसे बनाया, वोवन कैसे हुआ, उसके अलावा आप थ्योरीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो इन दी चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, वो मैटर करता है। तो वो कहते हैं कि कंटेंट के मामले में एनपीए नहीं, नया नहीं है, फॉर्म के मामले में नया है। एनपीए एम करता है एट मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इंटरडिसिप्लिनरी विदाउट लूजिंग इट कंसेप्चुअल फोकस। ठीक है। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बाद में ही एक ब्लैक बॉक्स मैनिफेस्टो होता है 1983 के अंदर। तो पॉलिटेक्निक स्कूल के कुछ स्कॉलर्स होते हैं लेड बाय जॉन रॉर एंड बाकी के, इन्होंने मिलकर के एक मैनिफेस्टो तैयार किया जिसको ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो कहा गया। यहाँ पर फोकस था स्टेट के रोल और स्टेटस को लेकर के। उनका ये कहना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्थ ऑर्गन ऑफ स्टेट कंसिडर किया जाना चाहिए। मतलब जैसे लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्थ ऑर्गन ऑफ स्टेट बनाया जाना चाहिए। जब 1983 में होती है, यानी कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड से जस्ट पहले होती है, जस्ट पहले इन द सेंस कि 5 साल पहले होती है तकरीबन। ब्यूरोक्रेसी फेल हो चुकी है इनका कहना है, तो ये एक रिप्लेसमेंट चाहते हैं कि अल्टरनेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। ऑब्वियसली एट दैट टाइम अल्टरनेटिव क्या था? प्राइवेट सेक्टर। दूसरा मैंने बताया कि आपको ये नियो लिबरलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। नियो लिबरल क्या है? इंडिविजुअलिज्म, है ना। तो इन्होंने बेसिकली कलेक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं कि एज अपोज्ड टू इंडिविजुअलिज्म। नियो लिबरलिज्म तो इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है, बट एज कंपेयर टू दैट ये कलेक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं। कलेक्टिविज्म इन द सेंस कि सब लोग इकट्ठे, इसको आप एक और कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही हो या फिर इंटरप्रिटेशन सही से ना हो रहा हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि कलेक्टिविज्म मीन्स आप कलेक्टिवली कोई चीज डिसाइड कर रहे हो, आप इंडिविजुअल पर्सन पे, इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे फोकस ना करके आप सब पे फोकस कर रहे हो, पूरे ग्रुप पे फोकस कर रहे हो। दूसरा इस पे स्ट्रक्चरलिज्म पे बात हो रही है। अच्छा एक चीज और, आपको लगे कि आज का लेक्चर जो है अच्छा नहीं गया, या कोई भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई कुछ भी है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोशिश करूँ उस चीज को सॉल्व करने की। तो ये ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो, इट वाज एक्सटेंशन टू एनपीए। यहाँ पे एनपी वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनपीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टास्क देखते हैं आपको क्या दिया जा सकता है आज, राइट। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से काम कर रहे हैं अपना। आपने पढ़ना है पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, इसके बारे में, और दूसरा आप पढ़ सकते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म में क्या फर्क है, दोनों सेम ही है या क्या उनमें डिफरेंस क्या है, वो आपने देखना है। ठीक है।